लेकिन मैं हकीम नहीं होने लगा। अच्छा ये फरमाइए कि अभी आपने फरमाया कि वो पानी के अंदर काला नमक जो है 2-3 चुटकी डाल लेना। वो जो काला नमक है, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज भी क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो सफ़ेद नमक है ना उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। काला नमक नहीं, 12 नमकियात हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो हमें सफ़ेद नमक तो पहले घरों से निकालना है। ठीक है। इसको तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। पिंक साल्ट हम जो है ना वो घर में खानों में यूज़ करें। उसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं थोड़ा है। सा है। और ये जो काला नमक है इसको तो बिल्कुल नहीं है। काला नमक जो है ये तो बहुत अच्छा है। बल्कि इवन काला नमक से मैं एक और चीज़ यहाँ पे देता चलूँ कि कुछ लोग जिनके हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट की पेन बड़ी सीवियर होती है, या पित्ते की दर्द बड़ी शदीद होती है, या मैदे के अंदर दर्द अगर हो जाए कहीं तो वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम वाली होती है, तो या गुर्दे की पेन अगर शुरू हो जाए किसी को तो ये भी बड़ी तकलीफ वाली होती है। तो इसके लिए ये है कि आप अर्क गुलाब का अर्क लें और उसको 1 गिलास या आधा गिलास जो है ना वो उसको तेज ज़रा गर्म कर लें। तो 1 कप में आप डाल लें, जैसे ये कप है इसमें आपने डाला अर्क गुलाब तेज गर्म कर। ठीक है। तो आप वो जो काला नमक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पिसा हुआ खर्ल किया हुआ हो और दुपट्टा जो औरतों का होता है ना उसमें से दुपट्टे में से छान लिया गया हो। ठीक है। तो वो हाफ जो चम्मच है चाय वाला वो लेकर आप उसमें डाल के उसमें मिक्स कर लें। ठीक है। अर्के गुलाब में गरम गरम। ठीक है। और फिर उसको हिलाते रहें और एक एक सिप लेके पीते रहें तो वो अर्क आधा या अभी पूरा नहीं खाली होगा आपका जो भी मग या कप है, तो उससे पहले आपकी दर्द जो है वो ठीक हो सकती है। चाहे वो हार्ट की क्यों ना हो, हार्ट की पेन भी शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे ये मतलब इसलिए मैं ये कहता होता हूँ कि जो काला नमक है ये पीस के पाउडर बना के ये हर घर की जरूरत है। और उसके अंदर ये घर में होना चाहिए कि किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इससे और ये दर्द में बहुत जल्दी असर करता है, बहुत फायदा पहुंचाता है। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अभी आपने कहा कि दुपट्टे में छाना जाए, जी, बेगम का दुपट्टा हो, दुपट्टा बेगम का हो या वैसे ही कोई दुपट्टा हो, किसी और का हुआ तो फिर मसला खराब हो जाएगा। दर्द बढ़ेगा। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं और जो सवालात आपके जहन में उठते हैं गर्मी में अपनी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से कोशिश करेंगे अगले मरले में उसे भी कवर करें। तो नाज़रीन छोटे से वक्त के बाद ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और गर्मियों में सेहत के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए, किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, कौन सी आदत कौन सी ग़िज़ाएँ अपनानी चाहिए, इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम तरतीब दिया है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें उस तरह से सहूलत मैसर नहीं है और गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को, और जिनकी तादाद यकीनन करोड़ों में है, जो कि बाहर काम भी कर रहे होते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल सफ़र कर रहे होते हैं, मज़दूर भाई हैं हमारे। ख़ास तौर पे प्रोग्राम हमने आज उनके लिए तरतीब दिया। उसके अलावा तलबा जो हैं वो निकलते हैं पढ़ने के लिए, खेल कूद के लिए, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। फातिमा साहब जी, मेरा बेगम साहिबा से सवाल है कि इतनी सख्त गर्मी है उसमें जो एक्नी है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ जो क्लोग पोर्स हैं, मतलब जो बंद हो जाते हैं ना आपके पोर्स गर्मी की वजह से, एक्नी की वजह से, उससे प्रिवेंशन हम कैसे ले सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप उसके लिए ना गर्मियों में स्पेशली बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे चेहरा धोएं तो एक्नी नहीं होती है उससे। अच्छा। आपका फेस जो है वो फ्रेश रहता है। सेकंड ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो लोग बाहर से आए हैं, स्टूडेंट्स ले लें, मज़दूर तबका ले लें, कोई भी है, वो बाहर से जब आते हैं तो फ़ौरन आके कहते हैं हमें ठंडा बर्फ़ पानी देना, बाहर बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत गर्मी थी। उससे क्या होता है कि आपका मैदा जो है ना वो स्टक हो जाता है। जाहिर है ऑर्गन्स भी तो गर्मी हेल कर रहे हैं ना, तो उनमें भी ठंडक जाती है। तो ठंडा पानी ना पिए, ठंडा पानी ना पिए। जब वो मैदा सही वर्क नहीं करेगा, तेजाबियत बढ़ेगी, उससे भी एक्नी आएगी। नॉर्मल पानी पिए, उसकी आदत डालें। जब जितना आप ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी में, तो उससे प्यास बुझती नहीं है, प्यास और लगती जाती है। आपने अक्सर देखा होगा 1 गिलास पीता है, थोड़ी देर बाद कोई कहेगा एक और देना मुझे, लेकिन हो ठंडा। अच्छा। और अगर आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके पी रहे होंगे, अगर नहीं पी सकते नीम गर्म, अगर आप उसे नॉर्मल करके पी रहे होंगे तो आपको किसी हद तक प्यास जो है वो बुझा देगा। अच्छा, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नीम गर्म, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ठंडे के बजाय बाकायदा नीम गर्म पिया अगर नीम गर्म पिए तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। हाँ जी, उससे ये है कि आपका सिस्टम जो है ना वो ठीक रहता है और वो फिर फेस पे नहीं आता। गर्मी से जब आदमी आएगा और नीम गर्म पिएगा, नॉर्मल उसे महसूस होगा कि मैं
कोई नहीं, जो किसी हैप्चुअल है सजा के अमल से गुजर रहा हूँ, ये भी तो मसला है। अब देख लीजिए कि चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे लोग आपको हर वक्त गर्म पानी में मिलेंगे, गर्म पानी पीते हैं। इवन दो कि जब ये सी पैक का हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा था, तो जैकबाबा सिबी वाला जो एरिया है वो आपको पता है कि एशिया का गर्म तरीन खित्ता है। तो वहाँ भी जो चाइनीज काम कर रहे थे या कोरियन काम कर रहे थे इंजीनियर्स या वो, तो वो गर्म पानी करके पी रहे होते थे। वो धूप में पानी गर्म करके रख लेते थे और गर्म हो जाता था, पी लेते थे। और जो हमारे पाकिस्तानी उनके साथ काम कर रहे होते थे, ढूंढते रहते थे वो ठंडा पानी और फ्रिज और कंटेनर जो उनके रैशी होते थे, उनमें से ठंडा पानी पी रहे होते थे और वो इनको देख के हंसते थे। जबकि ये कहते थे कि ये शायद पता नहीं क्या मखलूक है कि ये गर्म पानी पी रही है, और खुद ठंडा पानी पीते थे और चाय तेज कड़क मांगते थे खुद भी। तो वो चाय का काम जो है वो पानी से लेते हैं। बाकी एक्नी की मैं एक चीज और इसमें इजाफा कर दूं कि अगर एक्नी चेहरे पे आ रहा है तो ये हमारे यहाँ जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और ये सारा जो हम खास तौर पे फ्रेंच फ्राइज जो शाजी आलू के चिप्स हम बाजार से ले रहे हैं, खुद घर में माएँ काट काट के दे रही हैं। मैंने आज एक पेशेंट देखा है, और अगर बेगम ने बनाए, सर किसी ने भी बनाए प्रॉब्लम करेंगे। बेगम साहब बाजार से तो चलें ठीक है, अम्मी वाला भी इन्होंने कहा नहीं इस्तेमाल करें, बेगम वाला भी कह रहे हैं, बेगम वाला भी नहीं कर। तो आज मैंने एक पेशेंट देखा है जिसने जो फ्रेंच फ्राइज खा खा के बहुत कसरत से खाई उसने, तो आज मेरे पास पेशेंट आया हुआ था, आंतों का अल्सर और उसके बाद बिगड़ के कैंसर पे पहुंचा हुआ था। अच्छा, तो एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। आलू जो है एक फ्रेंच फ्राइज के बाद एक फ्रेंच फ्राइज, जस्ट अ सिंगल पीस, हाँ एक पीस, एक सिगरेट। दुनिया तो आयरिश और ये अमेरिकन और बहुत सारे ममालिक में तो सिर्फ आलू ही उनकी ग़िज़ा खुराक है और इसी फॉर्म में खाते हैं। सर हमारे यहाँ आलू को देखिएगा पहले कि आलू को खाद कितनी लग रही है, अच्छा, फिर उसके ऊपर स्प्रे कितनी, तो आलू का कसूर हुआ ना, फ्रेंच फ्राइज का तो फिर कोई कसूर नहीं। तो वही खा रहे हैं ना, नहीं उसी आलू का ही हम खा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात वाकई समझ रहा हूं, चूंकि फ्रेंच फ्राइज तो कहीं पे भी यानी कि ठीक है वो तले जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब आप ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट है, और एक कप चाय जो है वो 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट है। तो आपको लगता है इसको मानेंगे लोग, और मेडिकल साइंस और ये सारे? सर ऑलरेडी ये बातें प्रूव्ड हो चुकी हुई है ना, अच्छा। उसको भी देखना हमें। नहीं कोई रिसर्च है जी हमारे बिल्कुल है इस पे तो ये चीजें वायरल हो चुकी हैं, अब तो रिसर्च पेपर आ चुके हैं इसके ऊपर कि हमें इसको देखना है। नहीं, कोई हवाला दे सकते जी हैं? हमारे यहाँ इस वक्त जो खाद है, जो खाद है यूरिया वगैरह जो भी हम डालते हैं, 1 एकड़ फसल जो भी होगी पूरे साल में 2, 2.5, 1, 1.5, 2, 4 बोरी खाद लगती है। आलू वाहिद ऐसी फसल है जिसको 10, 12, 14 बोरी खाद लगा देते हैं, इसलिए कि वो आलू जो है जो छोटे साइज में रह जाते थे। आपको याद होगा कि जब हमारा बचपन था तो छोटे छोटे गोल आलू आया करते थे और माएँ उसको बॉल की तरह, हाँ उबाल कर उसको पकाया करती हाँ, थी। अब वो जो छोटा सा आलू था वो भी इतने इतने बड़े साइज का हो गया हुआ है कि पैदावार उसका वजन बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो इफेक्ट उसका जो है वो उसके अंदर से जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी तक आ रहा है, जैसे चावल है। नहीं वो तो फिर आप खाद की बात कर रहे हैं ना, वो तो हर ग़िज़ा में फिर कहीं कम कहीं ज्यादा पाई जा रही है, लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, अच्छा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो आलू में प्रॉब्लम नहीं है, जिन ममालिक में या जिस जगह आलू में खाद का इस्तेमाल जो ऑर्गेनिक आलू बना रहे हैं उसमें इशू कोई। आपका ये कहना है कि चूंकि खाद ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी उगाने में, इसलिए वो नुकसान, इसलिए नुकसानदेह। अच्छा, और अगर ऑर्गेनिक नहीं, अगर ऑर्गेनिक हो तो फिर इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो ऑर्गेनिक बहुत कम है, ज्यादा आपको ये वाले मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी थी, जो तपेदिक जिसको कहते हैं, टीबी जिसको कहा जाता था, वो दुनिया में फिर वापस खासतौर पे पाकिस्तान में फिर लौट आई है, जो कि बिल्कुल एक वक्त आया था कि वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई थी। तो उसके पीछे भी ये चीजें हैं, चूंकि किसी भी चीज का कसरत से इस्तेमाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम शायद उसको तो बना ये जो आप कह रहे हैं इसमें तो खीरा जो है उसको भी बहुत खाद लगती है, बहुत पेस्टिसाइड्स लगती है। लेकिन देखें शाह जी, खीरा जो है वो साल में सिर्फ आपको गर्मियों में 2 महीने या 2-2.5 महीने के लिए आपको सही वाला देसी खीरा मिलेगा। अगर वो सही देसी खीरा आपको मिले तो आप उसको भी काट के पानी में डाल के तो आप पानी इनटेक कर सकते हैं उसका। लेकिन हमारे यहाँ जो 12 महीने आपको खीरे मिलते हैं वो ग्रीन कलर के, वो तो खीरा नहीं है, वो तो उसके अंदर तो बजाते खुद पानी बहुत ज्यादा है, वाटर लेवल, और वो
बेशुमार मसाइल पैदा करता वो भी आप समझते हैं इसी आलू की तरह मुज़िर है? है, नुकसानदेह है, वो नहीं लेना चाहिए उसके लिए। तो फिर क्या रह जाता है पीछे? सब में खाद है, सब में पेस्टिसाइड है, बात तो ठीक है आपकी, मगर फिर कैसे आदमी देखें रखूगा? आपके पास अभी भी खाने को इन दिनों में आप देखें सीजन में जो हमारे यहाँ गर्मियों में जितनी गर्मी ज्यादा पाकिस्तानियों के बाद तो गम ही रह गया खाने को बस। वो तो बहुत खा लिया। अब उनको जो खाना है ना गम से दर्द पीते हैं और गम खाते हैं। अब गम से निजात के लिए उनको जो है ना वो कद्दू का मिल्क शेक पीना है या कद्दू का जूस पीना है बना के। तो कद्दू भी तो जमीन से आ रहा है, वही खाद है, वही सब कुछ। वो जो है ना वो अलग होता है। ये अलग बात है कि जब वो खाद लग रही है तो आलू की फसल में कद्दू कोई नहीं उगा रहा और जहाँ कद्दू उगा रहे हैं वहाँ आलू कोई नहीं उगा रहा। नहीं, मगर खाद तो लग रही है ना। खाद तो जमीन को लग रही है, हमने तो अपनी जमीन को तो बंजर कर ही रहे हैं ना उसको। तो उसके साथ तो हम पूरा खेल चुके हुए हैं। चाहे वो देर से आए फर्क आता है, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर हम स्प्रे कर रहे होते हैं वो जरा फर्क है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तो कद्दू भी तो उसी अमल से गुजर रहा है ना। ठीक है, खाद थोड़ा कम लग रही होगी, खाद कम होगी, फर्क उतना कम होगा ना। अच्छा। अगर खाद ज्यादा होगी तो मसाइल ज्यादा होंगे। अच्छा। तो हमारे यहाँ ये भी एक बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे जो है वो खाद को लिया गया, किसी दौर में आया और उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ बीमारियां और उसके मसाइल कितने हुए। हमें किसी ने इस बात में धकेला कि आप आबादी बढ़ रही है और अपने वसाइल जो है वो आपके कम हो रहे हैं, खुराक कैसे पूरी करेंगे, और उसके चक्कर में वो बीमारियां और मसाइल को किसी ने बिगाड़ा क्योंकि कोई दवाइयां बेचना चाहता है और बीमार रखना चाहता है। तो हमें अपने आप को बचाना है। कद्दू जो है आप कह रहे हैं उसका शरबत भी कद्दू जो है वो आपको कद्दू सब्जी वाले से मिलेगा। और ये मेरी रेसिपी इतनी वायरल हुई है और लोगों ने पूरी दुनिया में इसको लेना शुरू किया। अब लाहौर के अंदर कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखी है कि एक ये जो जूस कॉर्नर वाला है उसने कद्दू का मिल्क शेक बेचना शुरू किया और उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो कद्दू बहुत अच्छी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसको जो है वो इस्तेमाल किया। तो आप एक छोटे साइज का कद्दू, जैसे आजकल आड़ू आए हुए इतने के साइज के छोटे भी मिल जाते हैं, उसको लाएं, उसको धो लें और छिलका नहीं उतारना, और उसके बाद उसको मोटा मोटा काट के जूसर में डाल दें, 1 गिलास दूध डालें और उसको शेक कर दें, तो कद्दू का मिल्क शेक तैयार हो गया। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते तो फिर आप 1 गिलास पानी डालें और उसमें आपने 5 दाने काली मिर्च डालनी और उसके बाद 2 या 3 टहनियां आपने पुदीने की पत्तों समेत उसके अंदर डाल दें और उसको शेक कर लें, तो वो पानी में आपका उसका जो है वो जूस तैयार हो गया और बहुत कमाल का है। और ये गर्मियों में इसके फवायद के ये आपके जिस्म को, आपके दिल को, आपकी रूह को ठंडा करेगा, ठंडक भी देगा, ताजगी देगा। ठीक है, ठंडक वो नहीं जो जैसे हम कोई ठंडी चीजें खा रहे हैं, ताजा करेगा, इसकी ताजा रखेगा और आपको फील होगा कि हीट नहीं है। और खास तौर पे ये जो जिगर के पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस है, जिनके लिवर फैटी हुए पड़े हैं, उनके लिए तो बहुत कमाल के। ये आजकल यंगर जनरेशन में भी अर्ली 20s और 30s में भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो जो जिसका आप इस्तेमाल बता रहे हैं कद्दू के मिल्क शेक का, ये फैटी लीवर वालों के लिए भी मुफीद साबित होगा? बहुत अच्छा है उनके लिए भी, क्योंकि ये फैटी लीवर होगा तो LFTs जो हमारे लिवर का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। हमारे SGPT, SGOT, अल्कलाइन फास्फेट, बाइलिरुबिन और गैमा GTs वगैरह ये सारे जो है ना वो बढ़ जाते हैं, डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो उनके उसमें भी बहुत अच्छा है, यरकान के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सिंपल जॉइंटिस जिसको कहते हैं। और अगर उसके बाद हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वगैरह हो चुका हुआ है तो उसमें भी बहुत कमाल का है। वैसे जमील साहब ये फैटी लिवर क्या है? उसमें यह है कि जो जिगर फैटी मतलब होता है फैट, उसके ऊपर फैट आपके ज्यादा आ रहा है, जिगर के ऊपर तय बतय उसमें जमा होना शुरू हो गया। उसकी वजह और नताइज क्या है? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो हमें खाना जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात जारी किए और रमज़ान ख़ास तौर पे हमें जो वो 1 महीना सिखा के जाता है हर साल कि शाम को आप खाना कितने बजे लेंगे, यानी अफ्तारी। और अफ्तारी कितने बजे होती है? सूरज गुरूब होने पे, लेकिन अंधेरा आने पे नहीं। तो हमें अंधेरा आने से पहले पहले खा लेना है। अगर हम फर्ज करें कहीं भी बैठे हैं बाहर, इस तरह विंडो में देखते हैं और बाहर अगर स्याही शुरू हो गई है तो उसके बाद खाना पीना बंद कर दीजिए, फिर अगले दिन सुबह सूरज निकलने दें। हम रात को देर तक खाते रहते हैं और देर तक खाने की वजह से हमारे यहाँ लिवर फैटी हो रहा है, यंगस्टर में खास तौर पे। और ये तो जो रात को डीलें शुरू होगी ना, लोग रात को इस वक्त देखते हैं कि 12 बज रहे हैं,
11 बज गए, 12 बज रहे हैं, अब डील जो है ना वो नीचे आ गई है क्योंकि उनका माल अब बिक नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि जब थोड़ा सस्ता करके बेच दो। तो देर से खाना जो है वो फैटी लिवर का एक वो सबब फैटी लिवर का सबब बनता है, और वो फैटी लिवर जब होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, यानी अम्ले इस्तेहाला जिसको कहते हैं कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें से जो कुछ पॉइजन्स और चीजें ऐसी हैं या ब्लड बार बार जब वो आपकी बॉडी में सर्कल करता है तो उसमें प्योरीफाई जो करना है वो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से स्किन से लेकर आपकी बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन्स और बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो गुदा होता है वहां तक आपके लिए बेशुमार मसाइल का जरिया बनता है। तो हमें इससे जो है ना वो अवॉइड करना है और टाइम से खा लें। दूसरे बताइएगा कि जो गर्मियों में अगर कोई शख्स फैटी लिवर में मुब्तला है और उसके आर्जे में मुब्तला है, उसको किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? गर्मियों में शाह जी वैसे भी ना जो हमारे यहाँ चटपटी चीज़ें हैं, मुरगन ग़िज़ाएं हैं, इनसे ज़रा हमें अवॉइड करना है। ठीक है। तेज़ मिर्च मसाला जात से, और ख़ास तौर पे ये जैसे ख़वातीन बाहर जाती हैं ना कोई शॉपिंग करने या किसी भी काम के लिए, तो इनको पहले होता है कि किसी भी बाजार में दाखिल हुई हैं तो ये कहती हैं कि इधर दही भल्ले वाला है, उधर फ्रूट चाट वाला है, ये कहते हैं कि पहले कुछ खा लें, बाकी फिर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग जो भी है बाद में। तो वो भी तो यही करते हैं। वो अपने तौर पे जो मसाला डाल रहा है वो तो ठीक है, जितना भी उसने डालना है। अब उसके बाद ये कहती हैं ये भाई थोड़ा सा और डालना है, तो वो फिर गुस्से में ना पूरा प्याला ही आगे कर देता है कि जितना डालना है डाल। तो आपको तो कह नहीं सके, इन्होंने कहा प्रोग्राम में मर्द हज़रात भी मैं तो तो ऐसे आपके ही साथ करते हूँ। हैं, हाँ, बिल्कुल मैंने मर्द यही हज़रात कहा। भी ऐसे ही करते हैं। जितनी तेज चीजें हम इस तरह की इनटेक करेंगे उतना ही हमारे जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की का तेजाबियत का एलिमेंट बढ़ेगा, और उस इजाफे की वजह से हम बेशुमार मसाइल का शिकार होंगे जो गर्मियों में खास तौर पे पेशाब का जल के आना, पेशाब का गर्म आना, और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के आना, और बाद दफा उसमें जलन का शुरू इसका होना। सबब क्या होता है? यही चीजें जो अभी हमने डिस्कस नहीं, की। ये तो चीजें हो गई, लेकिन क्या जिगर की वजह से है? जिगर की वजह से है, मैदे की तेजाबियत की वजह। इसका हल क्या है? इसका हल सर जी बहुत ज़बरदस्त ही है कि आप ख़ासतौर पे जिनके यूटीआई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या बर्निंग होती है, या पेशाब जल के आता है, गर्म आता है, या रुक रुक के आता है, इनको चाहिए कि ये गर्म पानी में शहद डाल के तो उसको जो है वो नीम गर्म ज़्यादा से ज़्यादा दिन में इनटेक करें। ये भी बहुत अच्छा है। अब अगर सवाल पैदा होता है, अगर कोई यानी कि डायबिटिक है, शुगर का मरीज है, जो शहद है अगर वो सही शहद है तो उसमें शुगर कम है एज पर कंपेयर टू एक सादा रोटी, जो वो दिन में रोटियां तो वो 3 या 4 खा जाता होगा, और वहां से शुगर ज्यादा बन रही है, और यहाँ जो शहद है इसके अंदर शुगर फ्री है, वैसे ही नेचुरली बाय नेचुरल शुगर फ्री। सर 1 टेबल स्पून भी डाल ले तो कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा। एक टेबल स्पून तो बहुत ऊपर होती है ना जमील साहब, 300 है, किसी की 250, कोई मसला 350, नहीं। 400। 1 टेबल स्पून शहद जो है ना, अच्छा, वो अगर हम लेते हैं तो उसमें 0.4% शुगर है, और अगर हम एक रोटी खालस गंदम के आटे की बना के खाते हैं तो उसमें 4.4% शुगर होती है। आदमी यूं भी एडजस्ट कर सकता है कि उस दिन और जो शुगर की चीजें ली हैं उसको फिर कम कर दे, इसका इस्तेमाल कर ले ताकि वो शहद की वजह से शुगर नहीं आई। अच्छा, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अगले मरले में हम जमील साहब से और बेगम साहबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जैसे अभी जिगर के मरीज़ों का जिक्र हुआ, मगर जो लोग दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, अगर उन्हें शुगर है या किडनी के अमराज में मुब्तला हैं, क्योंकि किडनी के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा आप कसरत से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करना भी चाहिए, और गर्मी की वजह से पानी का इंटेक भी ज़रूरी है। तो कैसे एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जाए सेहत के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे जमील साहब से और बेगम साहबा से। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जमील साहब, मुझे अब ये जानना है कि ये जो हर दूसरे चौथे घर में एक आध मरीज़ होता है, दिल के जो मरीज़ हैं, किडनी के गुर्दों के अमराज में जो मुब्तला हैं लोग, फिर ब्लड प्रेशर का हमने जिक्र किया, और शुगर का, उनको क्या ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, किन ग़िज़ाओं में एहतियात करनी चाहिए कि गर्मियों में कम से कम इजाफी सेहत का मसला जो है उन्हें ना हो। मगर उससे पहले मुझे बताइए कि ये जो सदियों से चला आ रहा था हमारे तुख्म मलंगा और ये सब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तुख्म मलंगा जो है वो भी ठीक है, उसको लेना चाहिए, बस कुछ उसमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके बर्फ़ डाल के
पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा करके पीना शुरू हो गए, तो जब भी आप कोई ठंडी चीज़ इनटेक करेंगे, सबसे पहले आपका मैदा ठंडा, और उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी के फ़ौरन असाब ठंडे हो जाएंगे, और आपने देखा फिर फ़ौरन सर दर्द आ जाता है।